मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, आंकड़ों का आधार लेकर के और उसको लेते हुए एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, केवल उनके बारे में मैं आपको आंकड़ों की दुनिया में भटकाने नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि उस भटकाव पर मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जरा समझ लें कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है क्या। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे का मतलब है कि आपने देखा, निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद आपने अपने उस निरीक्षण के कुछ निष्कर्ष निकाले। बस ये स्थितियां हैं। यही होता है। जब बाढ़ आती है तो आप देखिए कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बाकायदे हेलीकॉप्टर में बैठ करके उस क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद वो पाते हैं कि अरे बाप रे, इतना नुकसान हो गया, यहाँ इस तरह का नुकसान हुआ, और उसके आधार पर फिर उसे संभालने के लिए प्लान तैयार करते हैं। तो ये सर्वेक्षण किसका है? आर्थिक सर्वेक्षण। तो ये किसके लिए प्लान तैयार कर रहा है? हमने पिछले एक साल का, इसीलिए जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो चालू वित्त वर्ष का होता है। इसका नाम क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25। 1 अप्रैल से हमारा यह वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था और 30 मार्च को यह खत्म हो जाएगा, और 1 अप्रैल से फिर से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बता रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर के और अभी तक जब वह पेश किया जाता है तब तक की हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। राइट? आप जानते हैं कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट होता है, आर्थिक मामलों का विभाग, वह तैयार करता है, और यह किसी वित्त सचिव के देखरेख में तैयार नहीं किया जाता। यह तैयार किया जाता है हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में। प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपने हमेशा पाया होगा कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है बजट के ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, और याद रखिए कि प्रस्तुत करने का जो दायित्व होता है संसद में वह वित्त मंत्री का होता है। आर्थिक सलाहकार उसको प्रस्तुत नहीं करते, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। मैंने कहा कि बजट के ठीक एक दिन पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब हुआ कि हमारा बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, हमारी सरकार ने बजट बनाया हुआ है, तो बजट बनाने से पहले उसको मार्गदर्शन चाहिए। तो मार्गदर्शन क्या चाहिए कि भाई पिछले एक साल की हमारी आर्थिक स्थिति क्या रही है। जो स्थितियां रही हैं उनका फिर वो विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद कैसे हम जो समस्याएं रही हैं उनका निराकरण करें, और कैसे हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से हम और ज़्यादा तेजी के रास्ते पर ले जाएं, विकसित करें। इन दोनों बिंदुओं को लेकर के वो बजट तैयार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा बजट आता है उस बजट का सीधा सीधा कनेक्शन कहीं न कहीं हमारे आर्थिक सर्वेक्षण से होता है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मैं आपसे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जब बातें करूंगा तो देखिए, बजट भी प्रस्तुत हो चुका है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें कही गई हैं, जिन स्थितियों का खुलासा किया गया है, उनका निराकरण हमें बजट में दिखाई देता है, और यदि बजट में दिखाई देता है तो वह किस रूप में दिखाई देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। राइट? अब इतनी पृष्ठभूमि के बाद मैं आपसे अब आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा पर आ रहा हूं। मैं इनके आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं। जहां जरूरत होगी वहां हम थोड़े बहुत आंकड़े लेंगे, अदरवाइज हम सीधे सीधे आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा करेंगे कि इससे कौन से तथ्य उभर कर आ रहे हैं हमारी आर्थिक स्थितियों के बारे में, जिनके बारे में हमारे सरकार को विचार करना चाहिए, हमारे उद्योगपतियों को विचार करना चाहिए, ताकि हम इन स्थितियों से निपट सकें और आगे तेजी से आर्थिक विकास के राह पर चल सकें। दोस्तों, इस पूरे के पूरे आर्थिक सर्वेक्षण से
तीन सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। नंबर एक, जो पहला है वह यह है कि भारत सरकार को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी डीरेगुलेशन करे, डीरेगुलेट करे। यानी कि जो उसका जो नियंत्रण है, किस पर नियंत्रण है? अर्थव्यवस्था पर। जब हम कहते हैं अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है तो सीधी सी बात है कि उद्योगों पर नियंत्रण है। तो अपने इस नियंत्रण को वह तेजी के साथ ढीला करे। और आप जानते हैं कि जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, आर्थिक उदारीकरण करते हैं, वो नियंत्रण को ही धीरे धीरे कम करते करते खत्म करने की बात थी, और हम इस रास्ते पर आगे बढ़ भी रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं वो इस रेगुलेशन के कारण, यानी कि रूल्स रेगुलेशन के कारण बहुत ज़्यादा संकट में है। और आप जानते हैं कि यही वो सेक्टर है जो हमारे देश के सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है। लगभग 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मतलब है एक परिवार में अगर 5 लोगों हम मान करके चले तो 50 करोड़ लोगों का पेट भरता है। जीडीपी में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन के कारण ये जो सेक्टर है इसका दम घुट रहा है। तो पहली ये अपेक्षा की गई है कि इसे फ्री किया जाए जितना संभव हो सके, उद्योगों को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी। आप पाएंगे कि बजट में ऐसा किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को बाकायदे कोशिश की गई है और ज़्यादा सहयोग देने की, ताकि यह सेक्टर हमारा आगे बढ़ सके। और जब ये सेक्टर आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारे लोगों की जो क्रय शक्ति है वो भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल इस सेक्टर का होता है। डी रेगुलेशन। जो दूसरी बात जो सामने आई है और जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी, वो ये पाया गया है कि पिछले कुछ सालों से आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ है? आर्थिक सर्वेक्षण कहता है, स्पेशली इसको उसने नोट किया है कि जो कारपोरेट को प्रॉफिट्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके जो प्रॉफिट हैं पिछले 15 सालों के पीक पर हैं। मतलब इतना प्रॉफिट उन्होंने कभी भी नहीं कमाया। उनके पास धन बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन नीचे के स्तर पर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी समीक्षा में कहा गया है। इसके बारे में कहा गया है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है टैक्सेस। लगातार उनके टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे जीडीपी और टैक्स का जो अनुपात होना चाहिए, यह अनुपात भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो टैक्स ज़्यादा दे रहा है। क्योंकि टैक्स ज़्यादा दे रहा है तो उसके पास खर्च करने के लिए धन ही नहीं बच रहा है। और जो कारपोरेट सेक्टर हैं उनके पास दुनिया भर का धन इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो जो आर्थिक असमानता है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। क्या आपको बजट में इस तरह के कुछ उपाय दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए कि कैसे मध्यम वर्ग को रियायत देने की हर संभव कोशिश की गई है। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। आर्थिक समीक्षा ने ये बताया है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो पिछली जो ग्रोथ है, वो लगभग 6.4 के आसपास रहेगी, राइट? और ये बहुत कम है, क्योंकि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो इकोनॉमिस्ट ये मान करके चलते हैं कि कम से कम 10 साल तो लगातार इसकी ग्रोथ 8% तो होनी ही चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 20 साल तक 8% होनी चाहिए, तब हम अपने उस लक्ष्य को पा सकेंगे। और अभी भी बजट में जो ग्रोथ रखा गया है वो क्या रखा गया है? 6.3 टू 6.8। 8 से हम बहुत पीछे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं है? सीधी सी बात है कि हमारे लोगों के पास खर्च करने के लिए धन नहीं है। खर्च करने के लिए धन क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ महंगाई बढ़ती चली गई है, दूसरी तरफ लोगों की आय नहीं बढ़ी है। थोड़ी सी जो आय कर भी रहे हैं वो टैक्स में चला जा रहा है। बेरोजगारी की स्थितियां बनी हुई हैं, मजदूरी में वृद्धि हुई ही नहीं है, जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनकी क्रय शक्ति बहुत घट गई है। वो बाजार से सामान नहीं खरीद रहे हैं। जब बाजार से सामान नहीं खरीदेंगे
तो उद्योग जो है वो सामान का उत्पादन क्यों करेंगे? जब सामान का उत्पादन नहीं होगा तो आप बताइए कि कंपनियों का, उद्योगों का फायदा कैसे होगा? जब फायदा नहीं होगा तो नए नए उद्योग कैसे लगेंगे, नए नए लोगों को रोजगार कैसा मिलेगा? जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो आपको यहाँ एक साइकिल नहीं दिखाई देता, एक वृत्त दिखाई नहीं देता? और ये हो रहा है। इसीलिए स्पेशली रिकमेंड किया गया है कि चाहे जैसे भी हो, हमें अपना निवेश बढ़ाना होगा, निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। और ये जो निवेश की दर है, बाकायदे सर्वेक्षण में ये मेंशन किया गया है कि यह जो निवेश की दर है, इस सकल घरेलू उत्पाद का 35% तक हमें करना ही होगा, जो अभी मात्र 31% है। आपको लगेगा कि 4% ही तो बढ़ाना है, लेकिन इतना बढ़ाना आसान नहीं है। तो आपको निवेश बढ़ाना होगा। निवेश बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सरकार अपने खर्च कम करे, साथ ही साथ जो एफडीआई है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम आकर्षित करें। हमारे पास पैसा आएगा तभी तो हम खर्च बढ़ा सकेंगे। यहाँ तक कि जो पोर्टफोलियो में निवेश होता है, यानी कि शेयर मार्केट में जो विदेशी धन आता है, उसको भी देखें कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। अगर पोर्टफोलियो में ज़्यादा पैसा आया तो हमारी इंडस्ट्री के पास ज़्यादा पैसा पहुँचेगा। तो आप देखिए कि कैसे बजट में जो बीमा में है 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। और भी आपको दूसरे ऐसे तत्व दिखाई देंगे कि कैसे हम अपने क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तथ्य थे आर्थिक समीक्षा को लेकर के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्थिक समीक्षा पर सीधे सीधे क्वेश्चन न तो प्री में पूछे जाते हैं, न मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हमारे अंदर अपनी आर्थिक स्थितियों के प्रति एक गहरी समझ विकसित होती है, और वो हमें करनी ही चाहिए। और उसी को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ आप सबसे कुछ तथ्यों पर बातें की हैं। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।